इन्हीं कश्मीरियों में अफजल गुरु भी था, बुरहान वानी भी था, कई ऐसे मिलिटेंट जिसको भटका हुआ जवान कहते रहे ना, उन्होंने कई दशकों तक यहाँ पे आतंकवाद का पूरा एक खौफ जो है ना वो पनपाए रखा और कई हमारे जवान जो हैं शहीद हुए उनके हाथों से, उनको ठोका गया, सब कुछ किया। मगर जब कहते हैं ना आज मैं कहता हूँ, आप कहते हैं कि उनको चुना, मैं एक सरकार जब आपको रोड दे रही है, 1,35,000 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इस सरकार ने धारा 370 के बाद वहाँ पे इम्प्लीमेंट किए। मिशन ऑल आउट के तहत हर एक साल जो है ना आतंकवादियों को ठोकने का रिकॉर्ड बन रहा है। हमारी आर्मी ठोक रही थी, नॉर्मल सी हुई, लाल चौक तक में तिरंगा झंडा लहराया गया। बिजनेस आज 24/7 चल रहा है, कोई स्ट्राइक नहीं, कोई पत्थरबाजी नहीं। सब कुछ होने के बाद, योजनाएं, हर घर नल, बिजली, सब कुछ पहुंचने के बाद भी उन्होंने वोट किसको दिया? उस वक्त ये खुश थे जब दुकानें बंद, हर रोज स्ट्राइक, हर कुछ आर्मी के साथ कोई ना कोई मुठभेड़ चल रही है, उस वक्त ये खुश होते थे। जब पाकिस्तान यहाँ पे अपना एजेंडा चलाता था, भारत को कमजोर करने की कोशिश करता था, तब ये खुश होते थे। अगर अगर कोई टॉप मोस्ट पोजीशन पे होता है एज ए सीएम, या मैं डिसाइडिंग मैन होता कि मैं डिसाइड करूं कि कब चुनाव लड़ना है यहाँ पे, तो मैं कभी अभी जम्मू कश्मीर में अगले 5 साल चुनाव होने ही नहीं देता। जिसको तुम बाप समझता है ना पाकिस्तान, वो कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, एक एक रोटी के लिए तरस रहा है और उसके इशारे पर तू काम कर रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि वहाँ पे जो लड़ाइयाँ होनी है, वहाँ पे छोटे बच्चों की तरह लड़ाई हो रही है। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 370 तो दोबारा लग के ही रहेगा। देखिए, लड़ाई होना मतलब एकदम जायज़ है वहाँ पे। अरे ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसने खून खराबा ना देखा हो। कश्मीर में जब ये चल रहा था ना, इसी धारा 370 की आड़ में, आप कितनी दूर हैं जम्मू कश्मीर से? यहाँ बैठकर कहीं आपके भाई, बंधु, आपके परिवार के सदस्य जो है वहाँ पे आतंकवादी मुठभेड़ में अपना उन्होंने शरीर त्यागा होगा। हैं, क्या दर्द वो नहीं है? ये क्या सोच है अलगाववाद की लेकर बैठे हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ वही स्पेशल स्टेटस आपको मिला क्या? मैं 2019 के बाद और अभी तक इन 4-5 सालों में जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर बदली है, मैं उसको आपको ऐसे उंगलियों पे गिना सकता हूँ। हर साल नया आंकड़ा बनता है। ये कश्मीरी लोग हैं ना, ये मुंह से मतलब दोगले आदमी हैं। मैं सही बोल रहा हूँ, दोगले, ये दोगले आदमी हैं। इनको वो ये चाहते हैं वो गिलानी वाला वो टाइम आए जब ये हर रोज कोई ना कोई बम फटे यहाँ पे। हैं, ये धारा 370 की आड़ में ये पैकेज लेकर आए और खुद ही डकार जाएं, इनके तक कुछ ना पहुंचे। जो रोड बन रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वो उनके तक ना पहुंचे। कश्मीरियों ये चाहते हो, इसीलिए उमर अब्दुल्ला को वोट दिया था। तीसरे दिन अरे तुम लोग पढ़े लिखे जाहिलों की तरह अपने लोगों को चुना। जब अगर वहाँ सत्र चल रहा है तो क्या होता है, नव नियुक्त एमएलए जाता है, वो अपनी डिमांड्स रखता है। डिमांड किसकी? जो पब्लिक के साथ उसने वादे किए हैं, जो पब्लिक ने उसके कान में डाला है कि मुझे ये चाहिए, तुमसे रोड चाहिए, हमें कॉलेजेस चाहिए, हमें पार्क चाहिए, हमें स्कूल चाहिए। वो ना करते हुए वो चीज़ उसमें प्रस्ताव लाया जाता है जो कभी हो ही नहीं सकती। ये बिल्कुल नहीं हो सकती। जब सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, पार्लियामेंट ने एक पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसके अमेंडमेंट करने का पूरा हक था, राष्ट्रपति ने साइन दे दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मतलब 7 बेंचों की जजेस ने उसको पूरा ऑथराइज कर दिया कि ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, बिल्कुल सही पार्लियामेंट्री तरीके से इसको रिवोक किया गया है। तो कोई सिस्टम बचता ही नहीं था। बात ये सही कह रहे हैं आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप ये सही कह रहे हैं। देखिए, सवाल ये है कि संविधान की बात कीजिए। जिस संविधान के तहत आर्टिकल 370 दर्ज किया गया था, नेहरू के कहने पर और जिन्ना के कहने पर, कश्मीरियों के कहने पर, ठीक है ना, उनको एक स्पेशल ढंग से जो है प्रावधान दी गई थी। वो सिर्फ 10 साल के लिए दी गई थी, टेम्पोररी। उसमें लिखा हुआ है 10 साल के लिए, ओनली 10 ईयर्स। और उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल में कि दिस इज ए टेम्पोररी आर्टिकल, इट विल हैव नो स्प्रिट आफ्टर 10 ईयर्स।
ओके। लेकिन इन्होंने बीच बीच में जो है पार्लियामेंट से जो है एक्सटेंशन करते, जैसे आरक्षण का एक्सटेंशन 10 साल के लिए था, वो अभी तक चलता रहा है। उसी तरह आर्टिकल 370 को मात्र 10 साल के लिए संविधान में जो है दर्जा दिया गया था। हाँ, उसके बाद तो ख़त्म हो जाना चाहिए था ऑटोमेटिकली, लेकिन इन्होंने एक्सटेंशन किया। अब सवाल ये है, जिसकी उम्र पहले से तय थी और वो उम्र के बाद आपको भगवान ने वरदान देकर, अब वो कहा, भगवान ने भी माफ़ी मांग लिया कि आगे अब हम नहीं दे सकते वरदान तेरे को। यानी पार्लियामेंट जिसके तहत प्रोविज़न टेम्प्रोरी था, वो भी तो ऑटोमेटिकली जो आर्टिकल 370 डाइज इट्स ऑन डेथ, मतलब वो स्वतः अपनी मौत से मर गया और उसको रिवाइव करने का कोई क्लाउज ही नहीं है। तो ये जो जेल में बैठे हुए जो ये बने थे सांसद, और ये जो तमाम आपने देखा होगा जीते थे अभी, तो ये तो कह रहे हैं कि 370 तो हम दोबारा लगवा करेंगे। ठगने का यार तरीका है, वो लोग ठग रहे हैं। अगर वो जनता को गुमराह नहीं करे, कश्मीरियों को, जैसे एनसी ने किया, क्या नाम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, हाँ, और जो कांग्रेस है, ये तो गुमराह कर कर उनसे वोट लिए हैं। तो जब गुमराह कर कर वोट लिए हैं तो नौटंकी तो करेंगे ना। मतलब अभी बीच में आपने देखा होगा नौटंकी कर कर वो उनसे वोट लिए हैं और वो आने के बाद फिर वही नौटंकी कर रहे, दिखा रहे। उनको भी मालूम है कि कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। मैं एफिडेविट कर कर दे सकता हूँ आपको। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाया, पार्लियामेंट ने मोहर लगा दिया, राष्ट्रपति ने मोहर लगा दिया, और इट्स डाइज इट्स ऑन डेथ। उसको खुद जो 10 साल की उम्र थी 370 की, वो ऑटोमेटिकली मर गया। आखिर कौन उसको जिंदा कर सकता है? भगवान ऊपर से आएंगे ना, तब भी जिंदा नहीं कर सकते। लेकिन पवन जी, आप तो कश्मीरी पंडित अभी भी हैं और कश्मीर में ही रह के ही रहने वाले हैं। अगर 370 दोबारा लगी तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी वहां के रहने वाले लोगों को? देखिए, ये अड्डा बन जाएगा, सबसे बड़ा अड्डा। जो पहले जिस तरह से जो है रोज हर दूसरा दिन जो है कश्मीर का बाजार बंद रहता था और हर दिन जो है व्यापार बंद रहता था। जितने जो नाव पर वो व्यापार सब चलते थे, लोग क्या कहते, सफारी कहते उसको, सफारी कहते, तो वो सारा बंद हो जाएगा। और उसमें मात्र 2-3 जो परिवार वहाँ के हैं, अब्दुल्ला परिवार और कौन सा मुक्ति परिवार, ये जो 10,000 करोड़ रुपया हर साल आता था डेवलपमेंट के नाम पर, ये लोग सब आपस में बांट कर खाते थे। बांटेंगे। लेकिन हम पूछने चाह रहे हैं कि ये यहाँ पे अब क्या सिचुएशन क्रिएट हो गया अगर 370 गलती से भी लग गया तो? देखिए, पहले तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है ही नहीं कि प्रोविजन ही नहीं है। एक बात बताइए, आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो वक्फ बोर्ड भी नहीं आया, तो तब भी ना, अगर मान के चले उसको लाया गया, उसको स्पेशल पावर्स दी गई, समय समय पर उसको अमेंडमेंट कर और पावरफुल किया गया, ताकि यहाँ पे एक जो गजबाए हिंद जो हम सुनते हैं ना, वो एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट्री कैसे किया जाए, कांग्रेस की मिली भगत से ये हुआ था। मैं एक बात सुना, अब धारा 370 का अगर आज टॉपिक है ना, आज मैं कहता हूँ अगर ये वापिस अगर वापिस होता है तो इन्होंने आधी बातें तो बता दी। मेन आती है इसमें नुकसान किसका? देखो, पहले आपको जम्मू कश्मीर को समझना पड़ेगा। पहले जम्मू कश्मीर का एक पार्ट लद्दाख भी था, जो अलग से अब यूटी है, उसमें विधानसभा नहीं है। अब कौन सा 2 रीजन कौन से बचे? एक जम्मू रीजन और एक कश्मीर रीजन। अब इसकी आइडियोलॉजी, दोनों की आइडियोलॉजी जो है ये अलग है, विपरीत है। जो जम्मू की आइडियोलॉजी है इसमें, वो है पूरी राष्ट्रवादी भारत। एक अगर जम्मू आज इतना अगर स्थिर मुखर होकर अगर वो जम्मू कश्मीर हमारे भारत के साथ जुड़ा है ना, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान मैं बोलूँगा वो जम्मू के डोगरों का है। अभी हमारे जो कमेंट में बॉक्स में कहेंगे कि जम्मू के लोग राष्ट्रवादी इसलिए कि बीजेपी को जिता दिया और कश्मीर के लोग राष्ट्रवादी इसलिए कि बीजेपी नहीं जिता पाए। पहले कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, आपने 5 लाख कश्मीरी पंडितों को विस्थापित होते हुए देखा, कश्मीर से हुए, कश्मीर में वो पड़ोसी थे, सब कुछ थे। आप कहते हैं कि सारे जो हैं उनको चुन रहे हैं तो फलाना, मगर इसी में इन्हीं कश्मीरियों में अफजल गुरु भी था, बुरहान वानी भी था, कई ऐसे मिलिटेंट जिसको भटका हुआ जवान कहते रहे ना, उन्होंने कई दशकों तक यहाँ पे आतंकवाद का पूरा एक खौफ जो है ना वो पनपाए रखा, और कई हमारे जवान जो हैं शहीद हुए उनके हाथों से, उनको ठोका गया, सब कुछ किया। मगर जब कहते हैं ना, आज मैं कहता हूँ, आप कहते हैं कि उनको चुना, मैं एक सरकार जब आपको रोड दे रही है, 1,35,000 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इस सरकार ने धारा 370 के बाद वहाँ पे इम्प्लीमेंट किए।
मिशन ऑल आउट के तहत हर एक साल जो है ना आतंकवादियों को ठोकने का रिकॉर्ड बन रहा है। हमारी आर्मी ठोक रही थी, नॉर्मल सी हुई, लाल चौक तक में तिरंगा झंडा लहराया गया, बिजनेस आज 24/7 चल रहा है, कोई स्ट्राइक नहीं, कोई पत्थरबाजी नहीं, सब कुछ होने के बाद, योजनाएं, हर घर नल, बिजली, सब कुछ पहुंचने के बाद भी उन्होंने वोट किसको दिया? मैं आपसे पूछता हूं, एक सरकार से आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो? एक्सपेक्ट ये करते हो कि वो उनकी डेवलपमेंट करे, उनको बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करे, स्कूल वहां बन रहे हैं, कॉलेजेस, IIT, IIM, 2 एम्स ये सरकार देने वाली है, भाजपा सरकार देने वाली। ये सब मिलने के बाद भी अगर कोई वोट नहीं दे रहा है, वोट ऑफ थैंक्स करेंगे ना सरकार को। हमने किया, धारा 370 हमने उसको 29 सीटें जिताकर भेजी, मगर कश्मीर से क्या एक भी सीट भाजपा की निकली? बिल्कुल भी नहीं, खाता भी नहीं खुला। अगर मानसिकता अभी भी है तो हम उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं लगाएं? तो ये कह रहे हैं हम धारा 370 इसलिए चाहते हैं, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। अभी अत्याचार हो रहा है या जब हफ्ता 15 दिन दुकानें बंद होती थी? कश्मीरी लोग, मैं आपसे पूछता हूँ, उस वक्त ये खुश थे जब दुकानें बंद, हर रोज स्ट्राइक, हर कुछ आर्मी के साथ कोई ना कोई मुठभेड़ चल रही है, उस वक्त ये खुश होते थे? जब पाकिस्तान यहाँ पे अपना एजेंडा चलाता था, भारत को कमजोर करने की कोशिश करता था, तब ये खुश होते थे? एक्चुअली अभी भी आप मानिए, अभी भी 30 से 40% ऐसा तबका है, 30 से 40% बोलूंगा, कश्मीर का ऐसा मानसिकता है जो कट्टर जिहादी मानसिकता है, जो पाकिस्तान को अपना बाप समझते हैं आज भी। तो आपको क्या लगता है कि वहां से फिर स्टेट का दर्जा छीन लेना चाहिए? क्योंकि अगर जिस तरीके से आप बता रहे हो, ये 30 से 40%, कब ये 70% में डेवलप्ड हो जाए, कब 80% में हो जाए, इससे पहले अगर भारत देश के टुकड़े होने से पहले क्या वहां पे इलेक्शन होने का छीन लिया जाए? ये सुप्रीम कोर्ट का फैसले की वजह से ये चुनाव जल्दी करवाना पड़ा। अगर मैं कोई टॉप मोस्ट पोजीशन पे होता एज ए CM, या मैं डिसाइडिंग मैन होता कि मैं डिसाइड करूं कि कब चुनाव लड़ना है यहाँ पे, तो मैं कभी अभी जम्मू कश्मीर में अगले 5 साल चुनाव होने ही नहीं देता। जिस तरह की हम जानते हैं ना वहाँ के लोगों की मानसिकता क्या है, सब कुछ लेने के बाद भी डेवलपमेंट। आज सब तो पता, सबसे आकर्षित कौन हुआ था वहाँ पे? युवा। वहाँ का युवा जो है ना, वो इस डेवलपमेंट को देखकर वो कंपैरिजन करना शुरू कर दिया था उसने। वो आज भारत की मेन स्ट्रीम अपने साथ वो भी बढ़कर चल रहा था, मेट्रो सिटीज़ के मुकाबले वो भी आगे आ था, मगर बीच में चुनाव आ गया। वही प्रोपोगंडा, वही जहर, वही कट्टरवाद, वही इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के नाम पर विदेशियों ने भी इसमें पूरी ताकत झोंकी। वो जो फूल खिलने वाला था ना, ऐसे अंकुरित हुआ था ना, जो बीज कि राष्ट्रवाद का वहाँ बीज अंकुरित हो रहा था ना, उसको कुचलने का काम इस चुनाव ने किया। आज उसका परिणाम हम देख रहे हैं। तीसरा, उन्होंने कॉलेजेस नहीं मांग रहे, उन्होंने कोई बजट कोई नहीं कर रहा, उन्होंने क्या किया, वो धारा 370 1950 का जो स्टेटस था उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। मगर ये वो भी जानते हैं, उमर अब्दुल्ला भी जानते हैं, महबूबा मुफ्ती भी जानते हैं कि इसमें वो वापस नहीं आ सकते। मगर करना क्या था? खुश करना है। कौन सा वोट? वही 30% 35% वोट। इन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, और जो हमारी ऑडियंस है वो थोड़ी डाउट में फंस चुकी है कि अगर 30 से 40% लोग अभी भी हैं जो कि कश्मीर के और इन्हें सच्चाई पता है, तो ऐसे तो आबादी भी बढ़ेगी, ऐसे तो ये जो मानसिकता है, विचारधारा, ये और डेवलप्ड होगी। तो अब करना क्या चाहिए सरकार को? क्या अगर ये रेडिकलाइज्ड जो चीजें हैं इसको खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से अब इसमें कोई लेना देना नहीं है। सवाल है कि आम जनता और सरकार को क्या करना चाहिए, ये सवाल है। कोर्ट का तो यहाँ कोई इशू रहा नहीं, ठीक है। अब कोर्ट में कोई ऐसी घटना घटती है तो कोर्ट इंटरवीन कर सकती है, सुओ मोटो करे या कोई पिटिशन रिट फाइल करे। अब यहाँ पर सवाल जो सबसे बड़ा है कि जिनको इतनी सुविधा मिल रही है, लेकिन वो जिहादी मानसिकता के तहत जो है इस तरह का जो है गोबर गणेश करने का जो सिस्टम लगाए हुए हैं, लोगों को मारपीट, मतलब सब कुछ पाने के बाद भी वो थूकने, काटने, मुतने वाली जो दिमाग में सिस्टम पाले हुए वही उनको पसंद है, और पूरे कश्मीरों को उसी में सान कर रखना चाहते हैं। उनको मैं कहना चाह रहा हूँ, जिसको तुम बाप समझता है ना पाकिस्तान, वो कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, एक एक रोटी के लिए तरस रहा है, और उसके इशारे पर तू काम कर रहा है। तो और जो
पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है जिसको पीओके कहते हैं, पीओके के 99% जो मुस्लिम्स हैं वो जो है इनके खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि तुम जो ऑलरेडी जो पाकिस्तान है वो तो संभल नहीं रहा है और तू जो है कश्मीरियों को गुमराह कर कर उनको भी भीख मंगवाना चाहता है क्या। तो ये जो जिहादी हैं, ये जो कॉन्फ्रेंस वाले लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, ये जो क्या नाम है उसका जो उमर अब्दुल्ला नहीं महबूबा नहीं, वो जो एक और महिला जो है महबूबा मुफ्ती की जो टीम है, ये सब लोग चाह रहे हैं कि हमारे कौम के लोग भीख मांगने लगे और हम जो है सारा पैसा समेट कर अमेरिका उल्ट जाए, अमेरिका इंग्लैंड में मौज करें, हमारे पूरे खानदान लाखों करोड़ों लेकर अमेरिका इंग्लैंड में मौज करें और यहाँ के जो मूलवासी हैं, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी वहाँ पर हैं, जो जिहादी को भी वो जो है नरक में गाड़ना चाहती है, भिखमंगा बनाना चाहती है। इनकी बातों से ये जो पवन जी हैं, ये जो कश्मीर में रहते हैं और ये जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इनकी बातों से एक डाउट बहुत बड़ा क्लियर। एक बात और करनी थी, आज वहाँ पे जो प्रस्ताव पास हुआ, हाँ। पहले तो मैं एक पूरे हिंदुस्तान में, ये तो जम्मू का मैटर है, मगर आज मैं उसमें एक कांग्रेस का आपको इसमें योगदान देता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें आई हैं 42, 6 आई हैं कांग्रेस की, 6 लगाकर 48 होता है। कुछ इंडिपेंडेंट ने इनको सपोर्ट किया है। जब ये प्रस्ताव पारित होता है, कांग्रेस एनसी का तो अपना एजेंडा था वहाँ पे, ठीक है, कि भाई उन्होंने धारा 370 का वो स्टेटस था। जो इंडी अलायंस उस वक्त इस बात पे हामी भरने में मतलब बच रहा था कि क्या वो धारा 370 के ऊपर स्टैंड अपना क्लियर करे। आज वहाँ पे आज मैं दोबारा पूछता हूँ राहुल गांधी जी से कि आपके 6 जो विधायक हैं उन्होंने भी इस जो प्रस्ताव है उसको समर्थन किया है। तो मतलब अब राहुल गांधी या खड़गे जी को ना सामने आना पड़ेगा कि अगर क्या वो इस जो प्रस्ताव है इसके समर्थन में है, धारा 370 के विरोध में है या पक्ष में है। पक्ष में बहुत बड़ा डाउट हो चुका है। अब जिस तरीके से कांग्रेस की एक छवि थी कि ठीक है हम तो सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं, आर्टिकल 370 अगर उसने हटा दिया तो हम इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन जो पवन जी ने जो बताया, जो कश्मीर के रहने वाले हैं, कि जिस तरीके से 30-40% अभी भी रेडिकलाइज्ड हैं और धीरे धीरे करके आबादी जो बढ़ेगी, विचारधारा भी बढ़ेगी, तो कश्मीर कब तक भारत का हिस्सा रहेगा। बहुत बड़े बड़े डाउट हमने क्लियर भी करवाए। इस वीडियो में आपने क्या चीज़ देखी, क्या चीज़ समझी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद। जय हिंद।